अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद, मुद्दतों के बाद, शायद बहुत महीनों के बाद आज इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। और उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ मैं टेलीविज़न प्रोग्राम करता हूँ, बल्कि मैं चूँकि ग्लोबल विलेज स्पेस पब्लिकेशन के ऊपर मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं अपने आप को यूट्यूब के लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। मेरी कोशिश होगी अगले चंद दिनों या हफ्तों में कि मैं अपने आप को बेहतर ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। लेकिन ये तो एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ से एब्सेंस की। आज का ये जो छोटा सा मुख्तसर मेरा बयान है, वो एक ख़ास वजह से मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ एक मैसेज लेके। वो मैसेज ये है कि मैं देख रहा हूँ कि इस बजट के आने से कई हफ्ते बल्कि कई महीनों पहले, यानी जो 2021-22 का वफाकी और पंजाब का बजट आया है, इससे कई महीनों से पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत भी है और जो पंजाब में भी है, वो मुसलसल ये दावा कर रही है कि उसने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कम से कम दो किस्म की कर्ज़े की स्कीम्स जो हैं कम शरह के ऊपर, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो लॉन्च कर रखी हैं। एक वो स्कीम है जिसे पंजाब रोज़गार स्कीम कहा जाता है, और दूसरी स्कीम है जिसे कामयाब नौजवान स्कीम कहा जाता है। पंजाब रोज़गार स्कीम वो स्कीम है जहां हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए, गालिबन 15-20 अरब रुपए जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब को के लिए रखे हैं, ताकि बैंक ऑफ पंजाब आसान किस्तों के ऊपर, आसान शरह के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट पे 5%, 7% पे नौजवानों को बग़ैर कोलैटरल के, बग़ैर ज़ामिन के कर्ज़ा दे सके। और जो बैंक को काइबोर के रेट से, जो इस वक्त ज़ाहिर है काइबोर के रेट 7.5% या 7% रेट है, उससे कम पे जब ज़ाहिर है बैंक कर्ज़ा देगा बैंक ऑफ पंजाब, तो जो नुकसान होगा बैंक ऑफ पंजाब को, बैंकिंग सर्कल को, उसे हुकूमत ने पूरा करने के लिए, उस नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए पंजाब की हुकूमत ने अरबों रुपये जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब के लिए रखे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बैंक ऑफ पंजाब इस पर काम भी कर रहा है। लेकिन और दूसरी वो स्कीम है जहां जिसे कामयाब नौजवान कहा जाता है, जिसे सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार साहब जो है उस स्कीम के एम्बेसडर हैं, उसे हेड करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज मेरे एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फ़ारूक हबीब साहब आप समझते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, एदाद व शुमार पे भी उनको बड़ी गिरफ्त है। उन्होंने ये दावा किया फ़ारूक हबीब साहब ने कि गुज़िश्ता चंद माह में 70 अरब रुपए की, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सब कुछ आप कहते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये आप जो कुछ बताते हैं, डिस्क्राइब करती है तो हुकूमत, ये तो एक एक्सेलेंट इनिशिएटिव है, शानदार इनिशिएटिव है। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि वो नौजवान जो मतवस्त तबके से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं, उनको ऐसे कर्जे मिल सकें जिसके नतीजे में वो अपना कारोबार लॉन्च कर सकें, दुकान खोल सकें, कोई स्किल डेवलपमेंट कर सकें, कोई छोटी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, कोई सॉफ्टवेयर का कोई काम कर सकें। 5 लाख से 20 लाख कर्जा एक जंप स्टार्ट करने में बगैर कोलैटरल के बहुत मदद कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि अब तक 70 अरब रुपए के कर्ज़ों की दरख्वास्तें, एप्लीकेशन जो हैं वो इन बैंक्स को वसूल हुई हैं। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा शफाफ ये सारा का सारा प्रोसेस है। और उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि 25 अरब रुपए की जो एप्लीकेशंस हैं, यानी 25 अरब रुपए की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि 25 अरब रुपए जो हैं वो बैंकिंग सर्कल ने नौजवानों में तकसीम कर दिए हैं पंजाब रोज़गार के ज़रिए और कामयाब नौजवान के ज़रिए? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो लॉग भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमती इदारों ने और बैंक्स ने 25 अरब रुपया गुज़िश्ता एक बरस में पाकिस्तान के नौजवानों को मुख्तलिफ़ कारोबार के लिए दिया है, तो उसकी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आना चाहिए। और लोग ऐसे होंगे, इसका मतलब है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे नौजवान पंजाब में होंगे, मुख्तलिफ़ हिस्सों में होंगे जो ये कर्ज़ा रसीव कर चुके हैं या उन्होंने इस कर्ज़े के हवाले से एप्लीकेशन डाली हुई होंगी, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको कर्ज़ा मिले। नहीं, कुछ तो वो लोग होंगे जो ये कर्ज़ा हासिल कर चुके होंगे, कुछ वो होंगे जिनका कर्ज़ा मंजूर हो चुका है, कुछ वो लोग होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, और बहुत से वो लोग होंगे जो अप्लाई भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जाके पंजाब रोज़गार स्कीम और कामयाब नौजवान स्कीम की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें जाके उन्हें खंगाला होगा, उन्हें देखा होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। इस वीलॉग करने का मकसद ये है कि मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। मदद में क्यों मांग? 2-3 सवाल के साथ मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के नीचे जो स्पेस होती है वहाँ पे अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं इस पूरी इन दोनों स्कीम से, पंजाब रोज़गार स्कीम से और कामयाब नौजवान स्कीम से, कामयाब जवान स्कीम से आप वाकिफ़ हैं। कितने लोग इनकी वेबसाइट्स पे गए हैं, वहाँ जाके आपने उस इंफॉर्मेशन से मदद हासिल करने की कोशिश की है, इस्तिफ़ादा करना चाहा है।
किस हद तक वो इन्फॉर्मेशन जो हुकूमत ने अपनी वेबसाइट्स पे या बैंक्स ने अपनी वेबसाइट्स पे या बैंक ऑफ पंजाब ने अपनी वेबसाइट पे रखी है, उससे आपको मदद मिल रही है, और उस मदद के नतीजे में इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है, इतनी मुकम्मल है, जिसके नतीजे में आप जो है वो कर्जा हासिल करने की एप्लीकेशंस डाल सकते हैं और आप डाल रहे हैं। अगर आपने नहीं हासिल करने की कोशिश की वो कर्जा, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी क्या वजह है वो भी आप लिख सकते हैं। वो कौन लोग हैं जिन्हें ये कर्जा मिला है, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन नहीं मिला है, और कौन से लोग हैं, ये सब मैं आपके कमेंट्स जो हैं यहाँ पे नीचे इकट्ठा करना चाहता हूँ। आप अगर चाहें अपने कमेंट्स के नीचे, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि अपना मोबाइल और सेल नंबर भी उसमें दें, ताकि मैं एक छोटी सी टीम कायम करूँगा जो आपको राब्ता कायम करेगी, आपसे आपका इंप्रेशन लेगी। हो सकता है हम आपसे आपके छोटे छोटे वीडियो कमेंट्स इकट्ठे कर सकें, एक नंबर हम क्रिएट कर लें। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हुकूमत ने ये स्कीम्स लॉन्च की हैं, ये तो सही है कि हुकूमत ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, अरबों रुपए रखे हैं, पंजाब रोज़गार के लिए भी रखे हैं, कामयाब नौजवान के लिए भी रखे हैं। इसी तरह नया पाकिस्तान में हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसे डाल रही है, जो 3 मरला घरों की स्कीम है, ये भी एक तीसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना बैकग्राउंड दें, अपना कमेंट दें, अपना फीडबैक क्रिटिकल दें, कितना ही वो मनफी हो वो ज़रूर दें। क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं ये दर हकीकत हैं तो बहुत अच्छी स्कीम्स, एक्सेलेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कोई काम कर भी रहे हैं? क्या इसके नतीजे में जो पैसा हुकूमत कह रही है कि हमने रखा है, क्या वो डिसबर्स हो रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी का तरीका या बैंक्स का तरीका इतना मुश्किल है कि वो पैसा किसी को नहीं मिल रहा? क्या ये पूरा प्रोसेस कहीं ऐसा तो नहीं है अप्लाई करने का कि ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना कम्बरसम है, इतना दुश्वार है, इतना मुश्किल है, इतना अजीब सा फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? तो ये जो आपका फीडबैक होगा, इसकी इंपॉर्टेंस की होगी। एक तो आपका फीडबैक लोग पढ़ेंगे, उसका फीडबैक मैं पढ़ूंगा, मैं उससे हासिल करूंगा, उस पर हम लिखेंगे, उसको हम टीवी प्रोग्राम्स की शक्ल में लेकर आएंगे, उस पर मज़ीद वीलॉग्स करेंगे, उसको लेकर आगे जाएंगे, ताकि आपकी जो आवाज़ है उसे हुकूमत के ऐवानों तक हम पहुंचा सकें, और हुकूमत के क्लेम्स की भी एक वेरिफिकेशन हो सकेगी कि जब हुकूमत कह रही है कि भाई 75-70 अरब कि हमें एप्लीकेशंस मिली हैं, तो वाकई मिली हैं, और क्या 25 अरब रुपए के जो अप्रूवल हुए हैं वो 25 अरब रुपया क्या डिसबर्स हुआ है, किस प्रोसेस पे है? और आपके फीडबैक से, इस क्रिटिकल कमेंट से जो आप करेंगे, इस प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन से, जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो हुकूमत ने लिए हैं, इन्हें हम बेहतर बना सकेंगे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा काम होगा। यही मीडिया का काम भी होना चाहिए कि अगर कोई स्कीम है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने क्रिटिकल फीडबैक से, अपनी तनकीद के ज़रिए। तो मेरी मदद करें इस चीज़ में। इसी उम्मीद पे मैंने ये वीलॉग किया, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा भी मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।